मैं अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। उसके निकलने के बाद शनाया खुद से बात करती हुई कहने लगी, ना जाने क्यों मुझे ये महिमा बहुत बदली हुई सी लग रही है। मैं कुछ समझ नहीं पाई क्या कहना चाहती है। उधर महिमा अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर उसने जैसे ही डोरबेल बजाया, दरवाजा हमेशा की तरह उसकी प्यारी दादी ने खोला। दरवाजा खोलते ही दादी बोली, आ गया हमारे घर का तूफान। महिमा स्माइल करती हुई घर के अंदर आई और आकर सोफे पर बैठ गई। दादी उसके करीब बैठकर उससे एक्साइटेड होकर पूछने लगी, आज तेरा ऑफिस में दिन कैसा रहा? महिमा ने स्माइल किया और कहा, अच्छा रहा बेबी डॉल। आप बताइए, आपने सारा दिन क्या किया घर पर? इस पर दादी कुछ मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं, आज तेरी माँ ने मेरे लिए फिर से खिचड़ी बना कर रखी थी और मुझे तला खाना खाने से फिर से मना कर दिया। तुझे तो पता है मुझे खिचड़ी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं? उनकी बात सुन महिमा उनके पास आकर धीरे से बोली, कुछ चटपटा खाने का मन है बेबी डॉल का? दादी ने भी धीरे से हाँ में सर हिला दिया और चमकती आंखों से उसकी ओर देखने लगी। महिमा ने कुछ सोचकर उनसे कहा, चलिए आज मैं आपको चौपाटी में करारी टिक्की चाट खिलाती हूँ, लेकिन बस आज, वरना आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो माँ मुझे ही डांटेगी। इस पर दादी हुई बोली, चल आज बस खिला दे, फिर नहीं खाऊंगी। महिमा ने रसोई की ओर देखते हुए धीरे से उनसे कहा, बेबी डॉल एक्टिंग शुरू करो। लेकिन मंजू पहले से ही वहां मौजूद थी और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उनकी सारी बातें सुन मंजू उन दोनों को घूर कर देखने लगी। जैसे ही दादी की नजर मंजू पर पड़ी, उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही बच्ची से कह रही थी कि कितने दिन हो गए करारी टिक्की चाट नहीं खाई मैंने, है ना माही? फिर वो महिमा की ओर देखने लगी जो कि मंजू की ओर देख रही थी। उसे पता था आज माँ से उसे डांट पड़ेगी, लेकिन आज उसने जैसा सोचा था उसका उल्टा हुआ। मंजू स्माइल करती हुई कहने लगी, अगर करारी टिक्की चाट खाना है तो आप दोनों अकेले क्यों जाएंगे? आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? ये बोल वो स्माइल कर उन दोनों की ओर देखने लगी। इस पर महिमा खुश होती हुई बोली, वाह माँ, आज तो आपने मदर इंडिया वाली बात कर दी। चलिए आज हम तीनों चाट खाने चलेंगे, आप दोनों फटाफट से रेडी हो जाइए। दादी तो मंजू की बात सुनकर बच्चों की तरह उछल पड़ी थी और वो खुश होती हुई कहने लगी, हाँ मैं अब भी रेडी होकर आती हूँ। फिर वो अपने बेडरूम की ओर चली गई। मंजू भी स्माइल करती हुई महिमा को देखने लगी। महिमा एक्साइटेड होकर बोली, माँ प्लीज जल्दी रेडी होकर आइए। अभी आई बोल मंजू भी वहां से चली गई। दूसरी ओर रजत भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म कर जैसे ही ऑफिस के बाहर निकला, उसे ऑफिस की पार्किंग देखकर एक बार फिर अपनी मिस नॉन स्टॉप का ख्याल आ गया और वो अपने हाथ में पहने घड़ी पर समय देखते हुए खुद से बोला, ओ माय गॉड, आज मीटिंग में काफी लेट हो गया। अब तक तो वो निकल गई होगी। इसी दौरान वहां उसके पास अमित पहुंच गया और उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है बड़े भैया, आजकल अकेले में ही आपके गाल ब्लश करने लगे हैं और आजकल आप बेवजह स्माइल भी करने लगे हैं। क्या बात है बड़े भैया। अचानक अपने सामने अपने लाडले भाई को देख रजत खुद को संभालते हुए और अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए कहने लगा, वो तो बस ऐसे ही, लेकिन छोटे सुनना, तू आजकल बहुत बात करने लगा है। उसके इतना बोलते ही अमित मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगा और उसके ऐसा करते ही रजत जोर से हंस पड़ा। इस पर उसका जवाब आया, बड़े भैया आप ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। रजत ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान उनका ड्राइवर उनकी कार लेकर वहां पहुंचा। कार के आते ही वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और वहां से घर के लिए निकल गए। रास्ते में अमित छोटे बच्चों की तरह रजत के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा,
भाई आप बस यूं ही शर्माते रहेंगे या बात थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे? उसकी बात सुन वो उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। इस पर अमित अपने अंदाज में बोला, मेरा कहने का मतलब है भाई थोड़ा मेरी होने वाली भाभी को अपनी दिल की बात बता दीजिए, थोड़ी उनकी भी दिल की बात सुनिए। आप दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और जल्दी से भाभी को घर लेकर आइए। वो स्माइल करते हुए रजत की ओर देखने लगा। रजत गहरी सांस लेकर विंडो से बाहर देखकर कुछ सोचने लगा। उसे सीरियस होते देख अमित ने एक बार फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, भाई देखिए प्लीज अब सीरियस मत हो जाइएगा। अगर प्यार में है तो अपने दिल की बात भाभी को बताइए। और वैसे भी रजत राय सिंह को कोई मना नहीं कर सकता, मेरा भाई है ही ऐसा। फिर वो अपने ही हाथों से अपने ही कंधों पर शाबाशी देने लगा। उसकी बात सुनते ही उसके प्यारे बड़े भाई का जवाब आया, छोटे वो और लड़कियों की तरह नहीं है। तुझे सुनकर अजीब लगेगा लेकिन उसे रिच और हाई सोसाइटी वालों से बेहद नफरत है। उसकी बात सुनकर अमित हैरान होते हुए बोला, क्या बात कर रहे हैं भैया आप? इस पर उसका जवाब आया, हाँ छोटे बात सच है, बस इसीलिए मुझे डर लगता है कुछ कहने में कि कहीं मैं उसकी दोस्ती भी ना खो बैठूं। इसी दौरान गाड़ी में बज रहे एफएम पर बांसुरी का शो शुरू हो गया। ड्राइवर ने उसे चेंज कर दिया और इंग्लिश सॉन्ग लगा दिया। तभी रजत ड्राइवर से बोला, आरजे बांसुरी वाला शो ही चला देना प्लीज। जी साहब, बोल ड्राइवर ने वापस आरजे बांसुरी का शो लगा दिया, जो कि अपनी दिल का आवाज में एक दिल को छू लेने वाली शायरी सुना रही थी। भूलेंगे लोग मुझको हर महफिल सुकून में, हर दौर की गजल में मेरा नशा मिलेगा। जिसे सुनकर रजत मुस्कुराते हुए अपनी ड्रीम गर्ल के ख्यालों में गुम हो रहा था। उसके बदलते अंदाज को देखकर उसके पास बैठा उसका छोटा भाई बहुत अजीब फील कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आरजे बांसुरी ने अपना शो आगे बढ़ाते हुए कहा, उम्मीद करती हूँ आपको ये शायरी पसंद आई होगी। बस अब इस गजल के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी कशिश से भरी आवाज में गजल पढ़ना शुरू किया। कुछ अनकहे अल्फाज से हो तुम, अजीब सी खामोशी के आगाज हो तुम, कि अगर इकरार भी तुमसे हो जाए तो मेरी खूबसूरत मोहब्बत के हकदार हो तुम। यूं तो कभी भी सुन लूं तुम्हें, क्योंकि मेरी धड़कनों की आवाज हो तुम। शानदार तो होना ही है मेरी गजलों को, क्योंकि शायद मेरी गजल का सबसे नायाब एहसास हो तुम। शो खत्म होने के बाद अमित ड्राइवर से धीरे से बोला, तुम ना फिलहाल म्यूजिक बंद ही कर दो। जी साहब, बोल उसने म्यूजिक भी बंद कर दिया। रजत अब भी विंडो के बाहर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा करते देख अमित उसे कैसे छोड़ देता। उसने अपने अंदाज में धीरे से गुनगुनाना शुरू कर दिया, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। कल माल 6 बजे से पहले। उसकी आवाज जैसे ही उसके बड़े भाई के कानों तक पहुंची, उसने उसकी ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। उसे हंसते देख अमित भी उसके गले लग गया और उसे टाइट हग देते हुए बोला, आई लव यू सो मच भैया, जल्दी भाभी लेकर आइए, थोड़ी बातचीत आगे भी बढ़ाइए। वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि उनका घर आ गया और ड्राइवर ने जैसे ही उनके घर के सामने गाड़ी रोकी, रजत ने विंडो के बाहर देखते हुए अमित से कहा, चल गाड़ी से उतर छोटे, घर आ चुका है। दूसरी ओर महिमा और दादी मंजू के साथ चौपाटी में मौजूद उसी बनारसी चाट वाले के पास वो चाट खा रहे थे, जहां महिमा और रीमा ने साथ में गोलगप्पे खाने का कंपटीशन किया था। चाट खाने के दौरान महिमा को अचानक रीमा की याद आ गई और वो बेवजह मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते देख उसके सामने मौजूद दादी ने कहा, क्या बात है माही, क्यों मुस्कुरा रही है? मंजू भी उसकी ओर सवालिया नजरों से देख रही थी। महिमा ने तुरंत अपने अंदाज में उन्हें जवाब दिया,
मैं जैसे ही यहाँ आई मुझे वही अच्छी वाली आंटी की याद आ गई। बहुत अच्छी है वो, ना जाने क्यों एक अपनापन सा लगा उनसे मिलकर। उसकी बात सुन मंजू दादी की ओर देखकर बोली, ये अच्छी वाली आंटी वही है जो मंदिर में महाघमंडी लगी थी और हमारा तूफान उनसे भिड़ गया था। कहते हुए मंजू ने दादी को सारी बात बताई तो दादी हंसते हुए उससे कहने लगी, माही, मैं तुझसे यही तो कहना चाहती हूँ कि सारे अमीर लोग खराब नहीं होते। उनके चुप होते ही महिमा ने मंजू की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा। महिमा ने मन में सोचा, नहीं दादी, हर अमीर और हाई फाई क्लास के लोग धोखेबाज होते हैं, अच्छे तो हम मिडिल क्लास वाले होते हैं। चाट खाने के बाद वो तीनों ऑटो से अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दादी ने महिमा की ओर देखकर कहा, आज मजा आ गया माही, हमने कितने दिनों बाद चाट खाई, वरना तेरी माँ तो मुझे खिचड़ी खिला खिला कर ही मार डालती। इस पर मंजू मुस्कुराने लगी और दादी के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, माँ, आपकी सेहत के लिए मैं ऐसा करती हूँ। दादी ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे पास तेरी जैसी प्यारी बेटी है। इस पर महिमा अपना गला साफ करते हुए कहने लगी, अगर दोनों सास बहू का ड्रामा हो गया हो तो कोई मुझे भी याद कर ले। ये सुन दादी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू तो मेरा तूफान है। उनकी बात सुनकर मंजू और महिमा हंसने लगे। दूसरी ओर रजत अपने बेडरूम में आ चुका था और वो अपनी बालकनी में बैठकर अपने मोबाइल पर अपनी मिस नॉनस्टॉप की तस्वीर देखकर बात कर रहा था। उसने महिमा की तस्वीर देखकर कहा, माही, एक पल के लिए तो मैं डर सा गया था, मेरी दुनिया थम सी गई थी। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आती तो शायद मेरी जीने की वजह ही खत्म हो जाती। ना जाने क्या हो गया है, ऐसा लगता है तुम्हारे बिना शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर को बड़ी गौर से देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं एक अजीब सा पागलपन सा सवार रहने लगा है दिमाग पर। सिर्फ तुम्हें देखना, तुम्हें सोचना, तुम्हारी बातें करना अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। वो बगैर अपनी पलकें झपकाए उसे देख रहा था। वैसे तो उसकी ड्रीम गर्ल की तस्वीर की भी जरूरत नहीं थी उसे याद करने के लिए, क्योंकि उसकी ड्रीम गर्ल का चेहरा तो उसके दिल में छप चुका था। दूसरी ओर महिमा भी अपने बेडरूम में आ चुकी थी और जैसे ही उसने अपना मोबाइल देखा उस पर रजत का गुड नाइट मैसेज था, जिसे देखकर वो खुद से बात करती हुई कहने लगी, राज, तुमने बहुत आसानी से मेरे जज्बातों के साथ खेला है। ये कहते कहते वो अपनी और मंजू की उस दिन वाली बातों को याद करने लगे और उन बातों को याद करते हुए उसने कहा, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है, अब मैं वैसा ही करूंगी। राज, तुम सोच नहीं पाओगे कि अब मैं तुमसे अपना बदला किस तरह लूंगी। अगली सुबह रजत अमित को लेकर ऑफिस के लिए निकल रहा था और अमित धीरे से गाना गुनगुना रहा था, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसकी आवाज सुन रजत ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन ड्राइंग रूम में मौजूद इंद्रजीत ने उसकी आवाज सुन ली और अपनी जवाबदार आवाज में कहा, अमित, इधर आओ। उसकी बात सुन अमित रजत की ओर देखकर धीरे से बोला, मर गया मैं भाई, प्लीज बचा लेना। इसी दौरान इंद्रजीत की उन्हें फिर से आवाज सुनाई पड़ी, अमित, इधर आओ। उसने जवाब दिया, जी बाबा, और उनके सामने पहुंच गया और बोला, जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? इंद्रजीत ने कहा, क्या गाना गुनगुना रहे थे तुम? तभी हड़बड़ाकर अमित ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी कहता रहता हूँ। इसी दौरान उसके साथ मौजूद रजत ने हमेशा की तरह उसे बचाते हुए कहा, बाबा जाने दीजिए ना, ये तो कुछ भी बोलता है, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं।
फिर वो दोनों बगैर देर किए वहां से बाहर निकल गए और घर से बाहर आने के बाद अमित गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, थैंक गॉड बड़े भैया, आज आपने मुझे फिर बचा लिया, वरना आज मोगैम्बो ने तो मेरी क्लास ही लगा दी थी। उनके जाने के बाद इंद्रजीत अकेले में बैठकर मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगे, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया। इसी दौरान वह रीमा उनके लिए चाय लेकर पहुंची और उन्हें गुनगुनाते देख खुश होकर बोली, क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। सामने उसे देखकर इंद्रजीत अपने सोफे से उठकर खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे डांस करने लगे और गाना गाने लगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो जोर जोर से हंसने लगे। कहीं ना कहीं किसी के बगैर कहे ही इंद्रजीत को इस गाने का अंदाजा होने लगा था। दूसरी ओर महिमा जैसे ही ऑफिस की पार्किंग एरिया में पहुंची, उसकी नजर वहां मौजूद रजत पर पड़ी, जो कि हर रोज की तरह आज भी उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही महिमा ने स्माइल किया और अपनी स्कूटी पार्क कर उसके पास आकर बोली, मेरा वेट कर रहे थे ना। इस बार रजत ने झूठ नहीं कहा और तुरंत हाँ में सर हिला दिया। इस पर वो स्माइल करती हुई बोली, क्यों, मेरा इंतजार रोज क्यों करते हो। रजत ने बगैर बात बनाए उसे रिप्लाई किया, क्योंकि मैं दोस्ती को थोड़ा और आगे पहुंचाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो आई नो तुमने मुझसे टाइम मांगा था, लेकिन ऐसा बोल वो अपनी बात बीच अधूरी छोड़ चुप हो गया। महिमा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। तुम भी जानना चाहते हो कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है ना। अपने दिल की बात उससे सुनकर रजत उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। महिमा ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया, मुझे भी लगता है हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाना चाहिए। इतना बोलकर वो स्माइल करती हुई वहां से चली गई और उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, ओह माय गॉड, क्या सचमुच माही भी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती है। कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट